नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ सही से पहुँच रही होगी। पेमाराम, हाय सर, गणेशोनी, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, हंसती मुस्कुराती जिंदगानी जिए, नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरा। एक बार आपकी तरफ से आवाज़ की सहमति दे दीजिए। वेरी गुड इवनिंग। आशीर्वाद, मस्त रहो, सब अच्छे रहो। दरअसल आज मैं लैपटॉप से लाइव आ रहा हूँ, तो ये मेरा पहला ऐसा इनिशिएटिव है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि आवाज़ वगैरह कैसी है। तो आप लोग कह रहे हो कि आवाज़ अच्छी आ रही है, तो अच्छी आ रही होगी। लैपटॉप से लाइव चल रहा है आज। हर बार तो कंप्यूटर से मोबाइल से आता हूँ, इस बार मैं लैपटॉप से लाइव आ रहा हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बियर करना, सहन करना, क्योंकि हम तो यही सहनशील प्राणी और सहन ही करते आ रहे हैं। कई सालों से हमने बेरोजगारी भी सहन करी है, हम कई लोगों की ताने भी सहन करते हैं। हम सहन ही करते आ रहे हैं और आगे भी हम सहनशील ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि सहनशील होना बहुत जरूरी होता है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार पहुंचे, आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को आशीर्वाद, मस्त रहो, खुश रहो। आज लाइव आने का जो मुख्य पर्पस था वो आप सभी को वैसे ही पता है, और कल ही मैंने बता दिया था, आज अभी फिर बता देता हूँ कि लाइव आने का मूल उद्देश्य है नई शिक्षा नीति के ऊपर जो आप लोग जो पैनिक हुए हो उनको शांत करना था। एक तो रीट वालों ने बहुत ज्यादा मैसेजेस कर दिए, सर नई शिक्षा नीति का हमारे रीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या आगामी भर्तियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो 600-700 पेज है शिक्षा नीति में, और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही था कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। स्वाभाविक सी बात है, हर नीति में हर व्यक्ति अपनी बात देखता है। जैसे शिक्षक है तो वो भी यही देखते हैं कि प्रमोशन वगैरह को लेके कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। विद्यार्थी है तो वो ये देखता है कि कहीं हमारे इसमें भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो हर वर्ग हर अपनी बात निकालता है कि किसको क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, कोई कैसे प्रभावित हो रहा है। हर व्यक्ति नीति में अपनी बात ढूंढता है। तो कल जब शिक्षा नीति के ऊपर कैबिनेट ने एक प्रकार से सहमति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए, तो उसके बाद से गलियारों से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, हर जगह से बहुत सारी बातें निकल कर सामने आने लग गई कि अब इस शिक्षा नीति की लागू होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होने वाले, क्या क्या होने वाला, क्या क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी इधर उधर देखता है तो पैनिक हो जाता है, वो वापस समझ नहीं पाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं भी सोचा था कि कल ही कल लाइव आ जाऊं, लेकिन फिर मैंने भी सोचा मैं कुछ अध्ययन कर लेता हूँ, स्टडी का, थोड़ा सा नीति का थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसमें कुछ पेजेस पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जाके मैं ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा स्टूडेंट को। तो बच्चों को वो 200-300 पेज भी पढ़ने नहीं पड़ेंगे, और सही सही जानकारी जो है आपको हासिल हो जाएगी। तो इस वजह से मैं एक दिन लेट हुआ वो लाइव आ रहा हूँ। कैबिनेट की मुहर कल ही लग गई थी। देखो, लाइव विषय शुरू करने से पहले मैं कुछ और पॉइंट बता दूं कि आप लोगों को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। जब कोई पॉलिसी आती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में समय लगता है। आपको इतना बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कल बच्चे कुछ तो ऐसे पैनिक हो रहे थे, पैनिक मतलब इतने होच पोच हो गए कि पता नहीं हम बर्बाद हो गए। ऐसे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पैनिक नहीं होना। संयम बहुत जरूरी होता है। संयम का मतलब, मैं मानता हूं संयम का मतलब होता है स्वयं के विरुद्ध युद्ध। स्वयं के विरुद्ध युद्ध को संयम बोलते हैं। तो यह आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है संयम बरतना। तो आपको संयम रखना चाहिए, जो संयम रखना जरूरी होता है। 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसलिए संयम रखना। कोई कुछ नहीं, आप बिल्कुल प्रभावित होने वाले नहीं है। मैं एक एक चीज आगे क्लियर करने वाला हूं, आप मस्त रहिए।
क्योंकि जितना आप पैनिक होंगे उतना ही आप एक प्रकार से नुकसान में जाएंगे। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, संयम बरतना है, हर जगह संयम रखना बहुत जरूरी है, चाहे सेवा हो चाहे किसी भी मामला हो। दूसरी चीज मैंने देखी कि कल नीति आने के बाद में देखो पॉलिसी आती है तो उसकी व्याख्या हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है। कोई पॉजिटिव एंगल से करेगा, कोई नेगेटिव एंगल से करेगा। पक्ष विपक्ष हर बात के होते हैं, हमारे भी होते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी पक्ष विपक्ष बने हुए हैं। तो कोई व्यक्ति आलोचना करेगा, कोई उसकी अच्छाइयां बताएगा, तो ये चलता रहेगा। आप इतने निराशावादी मत होइए, आप आशावादी होइए कि कुछ चेंज हुआ है तो अच्छा ही होगा। आप सोचिए कि 1947 में हम आजाद हुए, 1947 से 2020 आज 73 साल हो गए भारत को आजाद हुए। मतलब 75वां वर्ष आने वाला है भारत की आजादी के बाद, आजादी हुए, और 75 वर्षों में एक पॉलिसी आई है एजुकेशन की, और अब आई है दूसरी पॉलिसी, और आगे की पॉलिसी जो है वो वापस 2050-60 के आसपास आएगी। तब तक हम आप लोग जो है या सेवानिवृत्त हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तो आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति के एजुकेशन लाइफ में एक ही पॉलिसी आती है, एजुकेशन पॉलिसी, और उस एक एजुकेशन पॉलिसी को तरीके से अध्ययन की आवश्यकता होती है। उसमें आशावाद रहना बहुत जरूरी है, ऐसी निराशा नहीं लानी चाहिए। हाँ, कुछ कमियां रहती है जिसका सरकार ने सुझाव भी मांगे थे। 2015-16 में नीति बननी स्टार्ट हुई कि कस्तूरी रंगन महोदय ने 2019 में ही ये पूरा ड्राफ्ट रख दिया था वेबसाइट के ऊपर, 700 पेज का ड्राफ्ट था। उसके बाद में सुझाव मांगे गए, 2-2.5 लाख के आसपास सुझाव भी आए थे। उन सुझावों के बाद में कल कैबिनेट ने उसको सहमति दी है। अब कैबिनेट की सहमति के बाद अब वह संसद में प्रस्तुत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद में संसद के अंदर पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद वो भारत के अंदर लागू हो जाएगा, और इम्प्लीमेंटेशन की डेट अलग होगी। वो पारित होने के बाद भी सरकार इम्प्लीमेंट कब करती है वो एक प्रकार से उसको अलग होती है। मैं एक बच्चा कह रहा है नाराज मत हो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट से कभी नाराज नहीं होता। मैं इतना संयमित और सहनशील व्यक्ति हूँ कि प्रश्न झेलता रहता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से पेश आता हूँ। मैं कभी नाराज नहीं होता, ना मुझे गुस्सा आता है तो मैं पचा खा जाता हूँ, पचा जाता हूँ। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। तो पैनिक होने के कारण आधी अधूरी जानकारियां भी थी, कहीं कुछ लेख छोटा मोटा पढ़ लिया कि इंटरव्यू से सिलेक्शन होंगे। अब बच्चे परेशान हो गए कि सर इंटरव्यू से होंगे तो हम तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में अप्रोच चलती है, ये होता है वो होता है। तो कहने का मतलब है कि आप इन सारी चीजों से हटके आज मैं आपको जो इस लाइव के माध्यम से एक मैसेज तो देने जा रहा हूँ, वो मैसेज मेरा बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं जो जो बातें हमें बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ, और आप बिल्कुल मेरे पर 100% विश्वास करिए, करते भी हो मुझे पता है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट मत रखना। जो जो मैं आपको आज बता रहा हूँ इस बात पर विश्वास कीजिए और उस बात के अनुसार आप आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आप निराश नहीं होंगे। बस अब मैं इतना ही कहूंगा कि आप ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा, और जैसे ये लाइव समाप्त हो जाएगा आपकी सभी प्रकार की जो क्वारीज है, मन में बहुत सारे जो डाउट है, वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब मैं आता हूं सबसे पहली बात के ऊपर कि इस नीति के बारे में क्या क्या मेन बातें। देखो केवल भर्ती प्रक्रिया ही नहीं है, इस नीति में बहुत सारे और भी चीजें हैं, तो मैं एक एक चीज को कवर करता हूँ। सबसे पहला जो परिवर्तन इस नीति में जो है वो हमारे इस नीति में जो आया वो स्कूली शिक्षा में काफी कुछ चेंजेस किया गया। पहले हमारा 10+2 चलता था। अब जो बच्चे 2-3 साल के हैं अभी और उनका जो एडमिशन आगे होने वाला है, उन बच्चों को ताउम्र पढ़ाई जो है वो नवीन शिक्षा नीति में करनी है। ताउम्र पढ़ाई नवीन शिक्षा नीति में करनी है, क्योंकि उनके एडमिशन से लेकर अंतिम तक वो पूरी की पूरी शिक्षा नीति वही चलेगी। तो नए बच्चे, अब जो नए बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उनका सिस्टम कुछ यूं होगा कि वो 5-3-3-4 के पैटर्न पे चलेंगे। कैसे चलेंगे? 5 का मतलब ये होगा कि 3 वर्ष का बच्चा जो होगा, 3 से 6 वर्ष तक, तो प्रारंभ में 3 वर्ष तक उसको आंगनवाड़ी में रखेंगे। आपको पता होगा कि हमारी एज ग्रुप के बच्चे वहां आंगनवाड़ी सिस्टम था, तो ये पहले से सिस्टम चला आ रहा था। तो 3 साल बच्चे को आंगनवाड़ी शिक्षा केंद्र, या यूं कहिए कि केजी, या यूं कहिए कि प्ले स्कूल, उनमें रखेंगे। ये पहले से चला आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में चलता भी है, केजी पीजी ये सब, केजी यूजी जो जो भी है ये सब चलता आ रहा है। तो 3 साल तक बच्चे को विदाउट यूं कहिए कि बैग और विदाउट सिलेबस के 3 साल तक बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में पहली और दूसरी क्लास होगी, पहले भी होती आ रही, अभी भी होती आ रही है। फिर
फिर तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास होगी, उसके बाद में छठी, 7वीं, 8वीं होगी, 3 साल। तो 8वीं तक जो बच्चा है एक प्रकार से मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, जोर दिया जाएगा मातृभाषा में। यहाँ थोड़ा-सा मुझे कमी नज़र आई कि मातृभाषा पे जोर देना चाहिए, लेकिन साथ-साथ में मुझे यूँ भी लगता है कि कम से कम इनको अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है वो भी रखना चाहिए था, क्योंकि अ, आगे आप उच्च हायर एजुकेशन में जाओगे या किसी कंपनी में जाओगे या फॉरेन में जाओगे, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, तो कम से कम अंग्रेजी को एक प्रकार से रखना चाहिए था। मातृभाषा पे भी बल देना चाहिए था और साथ-साथ में इंग्लिश भी हो जानी चाहिए थी, ताकि क्या है ना कि ग्लोबल स्तर पर बच्चे हमारे पिछड़े नहीं। आज यूपीएससी में चले जाओ, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, इंग्लिश एक प्रकार से सेट ऑफ स्टैंडर्ड बन चुका है। उसके बिना आजकल कई प्रतिभाएँ पिछड़ जाती है, तो ये होना चाहिए था, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये 5+3+3 रहेगा। 8वीं क्लास जैसे बच्चा उत्तीर्ण करेगा, जैसे 9th क्लास में आएगा, तो 9th क्लास में सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ेंगे। पहले हम करते थे ना 11वीं में, वैसा सिस्टम अभी 9वीं क्लास में आ जाएगा। अभी 9वीं क्लास में विषय चुनने पड़ेंगे और 9वीं के बाद 4 साल मतलब 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर का मतलब प्रत्येक कक्षा में 2 सेमेस्टर होंगे। 9वीं के 2, 10वीं के 2, 11वीं के 2 और 12वीं के 2। और इसमें खास बात क्या रखी है? खास बात ये भी रखी है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 4 साल में ये 8 सेमेस्टर होंगे। तो इसमें देखो आप 10वीं बोर्ड का महत्व तो खत्म हो गया एक प्रकार से। तो 12वीं बोर्ड का भी महत्व नहीं रहा। 8 सेमेस्टर होंगे और 8 सेमेस्टर के अंदर सबसे खास बात क्या रखी है? पहले स्ट्रीम सिस्टम होता था, साइंस वाला साइंस ही पढ़ता था, आर्ट्स वाला आर्ट्स ही पढ़ता था, कॉमर्स वाला कॉमर्स ही पढ़ता था। अभी इन्होंने पूल सिस्टम कर दिया। पूल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि किसी के मैथमेटिक्स है, तो उस पूल में अगर हिस्ट्री भी आ रही है, तो मैथमेटिक्स के साथ बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। अगर किसी की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसी पूल में पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, तो बच्चा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। तो ये जो रिजिड सिस्टम था इसका स्ट्रीम का, ये हटा दिया इन्होंने। उसकी जगह पे इन्होंने कॉमर्स के साथ में आर्ट्स के विषय भी रहेंगे, साइंस के विषय भी रहेंगे। तो एक प्रकार से ये विभाजन खत्म करके इन्होंने बहुत शानदार विभाजन कर दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं जब 10th पास करी, मुझे गणित पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि हमारे स्कूल में आर्ट्स ही थी, तो मैंने आर्ट्स ली। तो आर्ट्स ही पढ़ी, लेकिन अगर ये सिस्टम होता तो मैं आर्ट्स के साथ-साथ में हिस्ट्री के साथ-साथ में शायद मैथमेटिक्स भी पढ़ लेता। तो एक सबसे बड़ा फायदा जो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे होंगे, इनकी जो मार्कशीट होगी, उसमें बच्चा खुद का मूल्यांकन करेगा, वो भी अंक होंगे। आपके दोस्त जो है क्लास के, वो भी पीयर ग्रुप भी मूल्यांकन करेगा और आपका टीचर भी मूल्यांकन करेगा। तो आपको दोस्तों से भी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप हर लड़ाई झगड़े करते रहोगे तो बच्चा आपका दोस्त आपके नंबर ही खराब कर सकता है, आपका क्लासमेट खराब कर सकता है। तो 360 डिग्री मार्कशीट बनेगी। इससे क्या होगा कि ये जो अंकों की जो भी वो मारदौड़ हुई है, भागदौड़ जो हुई है, ये जो मार काट का मामला चल रहा है, ये नहीं होगा। फिर इसमें क्या होगा कि एक होलिस्टिक अप्रोच होगी, जिसमें मार्कशीट के अंदर आप खुद के मूल्यांकन करोगे, वो अंक होंगे, जो आपके दोस्त करेंगे वो भी होंगे और जो टीचर करेंगे वो भी होगा। तो इस प्रकार से ये होगा। तो पूरे इस 12वीं तक का एजुकेशन वर्तमान में अगर अपन माने कि 12 साल की शिक्षा और 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है, तो 16 साल में खत्म होता है। और अब ये सिस्टम लागू होने के बाद में अभी 12 साल का एजुकेशन प्लस आपके 6 साल पहले वाले, तो अब 18 साल बच्चा 18 साल की आयु तक है वो 12वीं तक की शिक्षा जो है वो पूरी करेगा। मुझे सबसे बढ़िया सिस्टम जो इसमें लगा, वो ये लगा कि सेमेस्टर सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरा सबसे बढ़िया सिस्टम ये लगा कि 9 टू 12th के बीच में बच्चा जो है वो गणित के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, आप फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकते हो, जो जो आपकी पसंद है वो पढ़ सकते हो। सबसे बढ़िया व्यवस्था मुझे लगी। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि छठी क्लास से वोकेशनल हम शुरू कर देंगे। वोकेशनल का मतलब ये होता है व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर देंगे। अगर ये धरातल पर प्रॉपर रूप से लागू होती है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है कि इससे क्या होगा कि रोजगार उन्मुख शिक्षा जो है वो बच्चों को जाएगी। एक व्यवस्था और भी की है, आपने पढ़ी नहीं, मैं बताता हूँ। एक व्यवस्था और इसमें की है, वो ये की है कि छठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, ये साल में 10 दिन बिना बैग के विद्यालय जाएंगे और इन 10 दिनों में इन बच्चों को स्थानीय कारोबारियों और शिल्पकारों की इंटर्नशिप करवाई जाएगी, ताकि इससे क्या होगा कि बच्चों को शिल्प के बारे में जानकारी होगी और साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं इनको स्थानीय जो जो व्यवसाय है, रोजगार है, जो हस्तकारी दस्तकारी उद्योग है, हस्तकार वगैरह जो है, हस्तकरघा वगैरह, इन सब की जानकारी होगी। तो ये सबसे बढ़िया व्यवस्था की है। साथ साथ इनमें एक और व्यवस्था भी की है कि तीसरी, 5वीं और 8वीं
जो क्लासें हैं, ये भी अब ओपन स्कूलिंग से की जा सकती है, मतलब घर बैठे कर सकते हो आप। पहले ये केवल 10th तक की था ओपन स्कूलिंग, अभी आप ओपन स्कूलिंग 5वीं वाला बच्चा भी ओपन स्कूलिंग कर सकता है, तीसरी वाला भी कर सकता है, और 8वीं वाला बच्चा जो है वो भी ओपन स्कूलिंग का फायदा ले सकता है। ये सबसे बढ़िया बात मुझे लगी, क्योंकि ओपन स्कूलिंग का ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये तो स्कूली एजुकेशन में चेंजेस किए। फिर जहां तक कॉलेज एजुकेशन की बात आती है, यहाँ ड्रास्टिक चेंजेस किए कॉलेज एजुकेशन में। तो कॉलेज एजुकेशन के चेंजेस को आप ढंग से सुनना, ये चेंजेस उस बच्चे को प्रभावित करेंगे जो अभी 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है। जो बच्चा अभी 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है उसके लिए ये परिवर्तन काम करेंगे। जो बच्चा 2 या 3 साल का, उसके लिए स्कूल एजुकेशन वाले और पूरी नीति लागू होगी। जो बच्चा अभी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए ये कॉलेज वाले नियम आगे काम करेंगे। अब देखो 8वीं का जो बच्चा है वो 3-4 साल बाद आके कॉलेज में आएगा। तो जैसे ही कॉलेज में आएगा तो उन्होंने कहा है कि यह नीति 12वीं क्लास तक आते आते 2024-25 का सत्र होगा। तो मतलब ये हुआ कि कॉलेज में ये नीति आते आते 2025-26 का साल आ जाएगा। तो 2026 का साल मतलब आज से 6 साल 5 साल बाद। तो 5 साल बाद का मतलब ये हुआ कि अभी जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है वो बच्चा जब कॉलेज में आएगा तो ये नई शिक्षा नीति उसके सामने आएगी। अब नई शिक्षा नीति में क्या सिस्टम है, देखो किसी बच्चे ने जैसे गलती से इंजीनियरिंग ले लिया, उसने 1 साल इंजीनियरिंग पढ़ा, अब उसको लग रहा है कि मेरे को इंजीनियरिंग अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आर्ट्स में आना है। तो पहले सिस्टम ये था कि आपने अगर इंजीनियरिंग चूज कर लिया है तो आपको उसी स्ट्रीम से आगे बढ़ना है, वापस आने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं था। या तो आप पढ़ाई छोड़ दो या आपका साल बिगाड़ कर वापस आप उसमें आओ। अब इन्होंने ये सिस्टम कर दिया है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट कर दिया है, कि अगर आपने 1 साल इंजीनियरिंग में आप पढ़ लिए, तो अब आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप वापस आप आर्ट्स में आ सकते हैं। आपका जो इंजीनियरिंग का 1 साल आपने जो खपाया है, उसका क्रेडिट जुड़ जाएगा और उस क्रेडिट के बेस पे आपको आगे की क्लास में आर्ट्स में ले लिया जाएगा, जिससे आपका साल भी बच जाएगा और आप अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि एक व्यक्ति अपनी स्ट्रीम आराम से चेंज कर सकता है बिना साल के, बिना साल खराब किए। अच्छा, इसमें एक और बढ़िया सबसे बढ़िया बात जो लगी मुझे, वो ये लगी कि कोई व्यक्ति, जैसे हमारे पास कई केसेस आते हैं कि सर मैंने सर 2016 में फर्स्ट ईयर किया था, फिर मैं 2 साल कर नहीं पाया, अब क्या होगा? फिर हमारे को ये कहना पड़ता था कि अब पूरा वापस करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने ये कहा है कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर कर लिया और किसी कारणवश आप सेकंड ईयर नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का। अगर आपने 2 साल पढ़ाई कर ली, बीए सेकंड ईयर तक कर ली, फिर आपकी पढ़ाई छूट गई, कोई बात नहीं, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने सेकंड ईयर तक पढ़ाई कर ली और फिर आपने फाइनल ईयर तीसरा साल भी पढ़ लिया, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस स्तर तक आप जाओगे, उस स्तर का आपको आपको बिल्कुल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका साल बिल्कुल खराब नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और सबसे बढ़िया बात मुझे जो ये लगी, वो लगी अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी बीए 3 साल की है। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना, आगे पीएचडी वगैरह करनी है, तो आपकी बीए 4 साल की होगी। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिनेश सिंह ने 2013 में ऐसा किया था, लेकिन सिस्टम खत्म कर दिया था शायद उसके बाद में। तो 4 साल बीए वही बच्चा करेगा जिसको आगे हायर एजुकेशन में जाना है, पीएचडी करनी है, एमए करनी है, वही बच्चा जाएगा। बाकी के लिए बीए 3 साल की रहेगी। ये भी बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम मुझे बढ़िया लगा इसमें। अब एक ज्यादातर चल रहा था कि सर एमफिल खत्म कर दी, वैसे भी एमफिल का ज्यादा यूज था नहीं, क्योंकि आप 3 साल की बीए करने के बाद में, जैसे आपका 3 साल का ग्रेजुएशन हो जाता है, तो आप आगे 4 साल के लिए अगर ग्रेजुएशन करते हो, तो उसके बाद में आगे जो है वो आप 1 साल और लगा के एमए भी कर सकते हो, फिर सीधा पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। तो ये सिस्टम मुझे ठीक लगा। इसके बाद में टीचर एजुकेशन के लिए काफी चेंजेस हुए हैं कि शिक्षक बनना है आपको, तो शिक्षक बनने के लिए आपको जो बीएड करना पड़ रहा है, उसमें उन्होंने काफी चेंजेस करे हैं। उसमें क्या क्या चेंजेस किए, अब इन्होंने बीएड 3 प्रकार की रखी है, एक 4 साल की, एक 2 साल की और एक 1 साल की। यहाँ मैं सबको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि जिनके भी बीएड पहले की हुई है, जिनके भी एसटीसी की हुई है, जिनके भी डीएलएड वगैरह किया हुआ है, इनको डरने की कभी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी नीतियां भविष्य लक्ष्य होती है, भूत लक्ष्य नहीं होती। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यह जो है, यह नीति जो है आगामी सालों में लागू होगी। पीछे जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं वो सारे वैलिड होंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि अगर आपने बीएड किया हुआ है या एसटीसी करी है या डीएलएड करी है, आप कर रहे हैं या आगे करने वाले 1 साल बाद, आपको
आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यह डिग्री डिप्लोमा तब तक मान्य होगा जब तक आप या तो नौकरी नहीं लग जाओगे या ओवरेज नहीं हो जाओगे। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास सर हमने बीएड किया है, अब हमारा क्या फायदा, हमारे लिए 4 साल और नियम लागू हुआ। कुछ नहीं होगा। आपने अगर कर रखा है, वो आपका डिग्री डिप्लोमा बीएड वाला हो चाहे एसटीसी वाला हो, वो आपके आप जब तक एलिजिबल हो तब तक वो चलता रहेगा, उसको कोई हटाने वाला नहीं है। यह चीजें जो है, यह चीजें आपके आप आगे के वर्षों में जब बीएड बीएसटीसी की बात आएगी तो उनमें कॉलेज स्तर पर चेंज किए जाएंगे। आपको डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं आपको कि अगर आपने बीए बीएसटीसी बीएड पहले से कर रखे हैं, आप एलिजिबल होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी को कोई नुकसान नहीं, स्पष्ट शब्दों में है ये। तो पहली चीज ये क्लियर हो जाती है। अब भविष्य में आगे बीएड कैसे करवाएंगे, ये अभी नहीं 2025 के बाद कैसे करवाएंगे। 4 साल इंटीग्रेटेड बीएड जो अभी चल रही है, ये अभी शुरू हो चुकी है, पिछले 1-2 साल से चल रही है। इसके साथ साथ 1-2 साल की बीएड और होगी जो जो अभी भी चल रही है। ये बीएड वही कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन किया है, और ये चल रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और एक बीएड जो है, एक बीएड जो है वो आपके 1 साल की होगी। ये नया बीएड है। 1 साल की किसकी होगी, जिसने या तो एमए किया है या फिर 4 साल का बीए किया है। या वापस सुनना, या तो एमए किया है या 4 साल का बीए किया है, ऐसे व्यक्ति की बीएड 1 साल की होगी। अगर 3 साल का बीए किया है तो ऐसे व्यक्ति की बीएड 2 साल की होगी। अगर आपने 12th ही की है तो ऐसे व्यक्ति की बीएड 4 साल की होगी। बस इतनी सी बात है। और ये व्यवस्थाएं जो है, ये आगे धीरे धीरे आपको ताज्जुब होगा कि यह पॉलिसी जो है, यह पॉलिसी 2040 तक लागू होनी है। आप क्यों डर रहे हो? तब तक आप जितने भी मुझे सुन रहे हो, ये सारे या तो सरकारी सेवा में होंगे या आप ओवर एज हो चुके होंगे। तो आप डरिए नहीं। ये नीति उन बच्चों के लिए है जो अभी 8वीं तक आए हैं या 9वीं तक पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं। ये नीति उन लोगों के लिए। आप लोगों को डरने की इसमें कतई तनिक भी आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये तो होगी टीचर एजुकेशन की बात कि अभी की डिग्रियां, मैं वापस शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी की डिग्रियां सारी आगे मान्य होगी। प्लस आगे जो बीएड होगी वो 3 टाइप की होगी। 12वीं के बाद 4 साल लगेंगे। अगर आपने 3 साल का बीए किया है तो आपको 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, और अगर आपने एमए किया है या 4 साल का बीए किया है तो आपकी 1 साल की बीएड हो जाएगी। ये न्यूनतम योग्यता है टीचर प्रशिक्षण के लिए। तो इसलिए आपको इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता जो है वो मुझे महसूस नहीं होती। आप फिर भी डरना चाहते हो तो आप डर सकते हो, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने बीएड करी है, हमने एसटीसी करी है। भाई साहब, आपने बीएड करी है और अगर आपने एसटीसी करी है, आपको सरकार 4 से 5 मौके दे देगी। उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वैसे भी वो आपकी एसटीसी और बीएड व्यर्थ है। इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास जो भी बीएड बीएसटीसी है, इसका उपयोग आगामी 2-3 साल में ढंग से ले लीजिए। इसका और उसके बाद भी आपका उपयोगी होने वाला है, इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि ये नीति जो है, इसकी लागू करने की टाइमलाइन क्या है, लागू कब होगी, आगामी भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। अब ध्यान से सुनना कि आगे जो रीट आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, ये जितने कुछ भी वैकेंसीज आ रही है, उनके ऊपर इस शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूं। अब मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और यह नीति भारत सरकार ने कहा है कि हम 9वीं क्लास तक 2021-22 में लागू करेंगे। 2022 के सत्र में, मतलब जुलाई 2022 में हम लागू करेंगे 10th क्लास में, 2023 जुलाई में हम लागू करेंगे 11th क्लास में, और 2024 जुलाई में हम लागू करेंगे 12वीं क्लास में। और उसके बाद धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों में लागू होगी, और करते 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 2030 तक ऑलमोस्ट उसको लागू कर देंगे। और कुछ बातें ऐसी है जो 2040 तक लागू होगी। अब बात आती है राजस्थान सरकार की। स्टेट गवर्नमेंट उस नीति को हूबहू लागू करे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। ध्यान से सुनना कि राज्य सरकार इस नीति को हूबहू लागू करे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट इस नीति में अपने अनुसार
परिवर्तन करेगी और उसके बाद में उसको लागू करेगी। अब जहां तक राजस्थान सरकार की बात है, तो राजस्थान सरकार पहले ही इसका इंटरव्यू वगैरह का विरोध कर चुका है। तो मैं आपको आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार इस शिक्षा नीति को अगर लागू भी करती है तो भी 2024-25 के आसपास लागू करेगी, और उसमें भी ध्यान रखना बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिनमें राजस्थान सरकार चेंज करेगी। जैसे अभी आपने देखा होगा मोटर व्हीकल एक्ट, 1 साल बाद लागू किया, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन करने के बाद लागू किया। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बच्चे रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि आगामी एक नहीं 2 वैकेंसीज ऐसी आएगी जो आपके पुराने पैटर्न से ही चलेगी। आगामी 2 वैकेंसी कह रहा हूं मैं, अभी 1 वैकेंसी तो आगामी चरण शुरू होने वाला है। एक इसके बाद का जो चरण है वो भी मैं आपको आज ही कह रहा हूं, इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लो, और अगर मैं गलत सिद्ध हो जाऊं तो वापस जिंदगी में कभी लाइव नहीं आऊंगा आपके समक्ष, ऐसी बात ही नहीं करूंगा कभी। आप इसको रिकॉर्ड करके रख लो कि एक नहीं बल्कि 2 वैकेंसीज, मतलब आगामी आने वाली फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद एक और फर्स्ट ग्रेड, आने वाली सेकंड ग्रेड, उसके बाद और आने वाली रीट, और उसके बाद और। तो कहने का मतलब है कि आपको 2 प्रॉपर वैकेंसीज मिलेगी जो ओल्ड पैटर्न पे होगी। अब आप शिकायत नहीं कर सकते सरकार से कि सरकार ने हमें अवसर नहीं दिया। आप सोच लो कि इतना अच्छा सा अवसर आपको 2 वैकेंसीज का दिया जाएगा, कोई उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, वही पुराने पैटर्न से होगी। और अब भी अगर आप पीछे रहते हो, अब भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो नवीन शिक्षा नीति कभी न कभी तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो आप नहीं झेलोगे, वो आपके छोटे भाई झेलेंगे। वो आपके जो परिवार के जो बच्चे हैं, अभी जो 10वीं 8वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे इस नीति को फेस करेंगे, और जो 12वीं पास हुए हैं वो लोग इस नीति को फेस करेंगे। ये जो बीए पास कर चुके हैं वो लोग इस नीति को फेस नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। अभी भी आप अगर कंफ्यूज है तो आपका कंफ्यूजन कोई दूर नहीं कर सकता, इसलिए आप मस्त रहिए। तो अब मैं आगे एक और बात बता दूं कि नीति लागू कब होगी, मैंने इस पर बात कर ली, टीचर एजुकेशन पर बात कर ली मैंने। इसके अलावा कुछ चीजें हायर एजुकेशन में मुझे और बहुत बढ़िया चीजें लगी जो बताना चाहूंगा, ये सुन लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक के प्रमोशन पे भी मैं बात करूंगा। अभी मेरी एक और बात बाकी है कि भर्ती प्रक्रिया होगी कैसे नई पैटर्न लागू होने के बाद में, ये भी बाकी है, ध्यान से सुनना। हायर एजुकेशन में अभी यूजीसी वगैरह जो थे वो सारे सिस्टम खत्म हो गए। अब एक नया कमीशन बनेगा जिससे कि नाम दिया गया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये नोडल एजेंसी होगी जो कि पूरे भारत के अंदर हायर एजुकेशन पर बल देने वाली है। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि दुनिया भर की विश्वविद्यालय जो है, जो टॉप रैंकिंग में है, उन विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, भारत के जो विश्वविद्यालय है पहले से वो अपने आप में सुधार करने को मजबूर होंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर, हमारे भारत के अंदर जो हायर एजुकेशन की जो दुर्गति भी है उसमें सुधार की पूरी जो है वो संभावनाएं है वो बनेगी। इसके अलावा एक चीज इसमें और डाली गई है कि जो आईआईटी वगैरह जो है उन सारे में मैथमेटिक्स साइंस यही पढ़ाया जाता है। इन्होंने कहा कि इसमें संगीत कला और साहित्य भी अनिवार्य कर दिया जाएगा ताकि कोई बच्चे गणित के साथ साथ में अगर संगीत पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मुझे सिस्टम लगा। एक बहुत बढ़िया बात भी है, कोठारी कमीशन बैठा था 1968 में। कोठारी कमीशन ने सिफारिश दी थी कि जीडीपी का 6% व्यय होना चाहिए। अब मैं आपको बात बताऊं कि भारत का पिछले 5 वर्ष का आप अगर देखोगे तो जीडीपी का 3% के आसपास व्यय हुआ है। आप स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, अमेरिका, यूके जैसे देशों में देखोगे, वहां पे जीडीपी का 5.5 6% तक यूज हो रहा है। भारत सरकार ने अभी कहा कि हम जीडीपी का 6% यूज करेंगे। अगर इसको धरातल पर लागू किया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर जीडीपी का 6% लागू होता है तो हमारे यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, इसमें बहुत सारे बदलाव हमारे को देखने को मिलेंगे। हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीटें बढ़ेगी। अभी जो कॉलेजेस में सीटें हैं, ये 3.5 करोड़ सीटें जो है ये उस शिक्षा में बढ़ाने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। और एक बात जो छूट गई, कॉलेज में एडमिशन की सबसे बढ़िया प्रोसेस आ रही है आगे। अभी 3-4 साल बाद में 8वीं 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं, इन लोगों को कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे कैट कहा गया। और ये टेस्ट कौन करवाएगा,
ये करवाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपके जो सीटेट और करवा रही है, नेट करवा रही है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद में उसकी मेरिट के बेस पे जो है वो कॉलेजेस आवंटित होंगे। साथ साथ में 12वीं, इससे क्या होगा कि 12वीं के परसेंटेज का महत्व कम हो जाएगा और जो परसेंटेज की जो ये मार काट मची हुई है ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी और सिलेबस छोटा करने से बैग भी छोटे हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया सिस्टम जो है वो मुझे एनटीए का लगा। इसके अलावा कॉलेज जो आजकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो ये भी स्वायत्त करने की बात जो है वो कंटिन्यू चल रही है। एक बच्चे ने, मैंने आज फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी कि आपकी क्या राय है इस नीति के बारे में, तो एक बच्चे ने लिखा था कि सर जितने भी स्टेट बोर्ड है उनका विलय कर देना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे हरियाणा शिक्षा बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड हो, तो सरकार ने इसके लिए क्या किया है, एक परख प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा करी है। ये परख प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये परख प्लेटफॉर्म जितने भी देश के बोर्ड है इनको सारों को रेगुलेट करेगा, उनको दिशा निर्देश देने का काम करेगा। एक मैटरिंग सिस्टम भी बनाया है। मैटरिंग सिस्टम क्या करेगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम करेगा। ऑल ओवर अगर कहा जाए तो पाश्चात्य केंद्रित शिक्षा जो थी उसके स्थान पर भारत केंद्रित शिक्षा का पूरा खाका जो है वो शिक्षा नीति में रखा गया है। इसमें स्थानीय भाषाओं को जोर दिया गया है, इसमें कला संस्कृति पर जोर दिया गया है, इस पर संस्कृत भाषा पर जोर दिया गया है, सारी चीजें की गई है। थोड़ा सा अंग्रेजी पर जोर देना चाहिए था, जहां तक मेरा मत है ये ज्यादा जरूरी था। इसमें एक सबसे बढ़िया बात देखिए क्या लिखी है कि फिजिकल एजुकेशन जो है जिसमें योगा है, मार्शल आर्ट है, खेल है, गार्डनिंग है, यह हर स्तर पर अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि हर स्तर पर फिजिकल एजुकेशन का पीरियड लगेगा। इसमें क्या होगा कि फिजिकल एजुकेशन में जिसके पास भी डिग्री डिप्लोमे है वो सारे लोग अपना भविष्य जो है इसमें क्षेत्र में बना सकते हैं। इनके लिए भी बहुत बढ़िया फायदा जो है वो हो गया है। अब मैं बात करता हूं कि आगे जो भर्तियां होगी उसमें क्या क्या होने वाला है, इंटरव्यू वाला क्या सिस्टम है। काफी चर्चा में रहा, ये काफी विवादित चल रहा है कि इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा है कि शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी है, उसके बाद टेट जरूरी है, और अगर शिक्षक भर्ती में आप भाग्य आजमाना चाहते हैं तो बीएड और टेट के बाद में तीसरी अनिवार्य शर्त लगाई है इन्होंने, इंटरव्यू या डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। ये बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ पे मैं इंटरव्यू का ना विरोधी हूं ना पक्षधर हूं, क्योंकि अगर इंटरव्यू में पारदर्शिता नहीं होती है, अगर लोकल लेवल पे इंटरव्यू लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं होगी, क्योंकि लोकल लेवल पर हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर सरकार इस इंटरव्यू वाले रूल्स को लागू करती है तो सरकार को यह अश्योर करना पड़ेगा स्टूडेंट को कि यह इंटरव्यू जो है कम से कम वेटेज 2%, 4% से ज्यादा वेटेज जो है वो नहीं करना इसमें। दूसरी बात, रिटन एग्जाम, टेट और एनटीए जो भी 3 प्रकार की परीक्षाएं होगी उन परीक्षाओं का वेटेज जो है वो 90-95% होना चाहिए और 4 या 5% से ज्यादा इंटरव्यू का वेटेज नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी अगर इंटरव्यू का वेटेज 4-5% भी रखते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये भी आपके आरपीएससी या किसी ऐसी संस्था से करवाए जहां कम से कम गुंजाइश रहेगी इस प्रकार के फेवरिज्म की। ये बात कर रहे हैं कि हम लोग स्थानीय स्तर पर इंटरव्यू करवाएंगे, ये पूरी नीति की सबसे गलत बात लगी मुझे, पूरी नीति की गलत बात। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ इंटरव्यू नहीं होने चाहिए, इंटरव्यू करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरव्यू का वेटेज कम करो, प्लस इंटरव्यू लोकल लेवल पे मत करवाओ। इंटरव्यू के लिए आप आरपीएससी या किसी यूजीसी किसी अच्छी संस्था का उपयोग लीजिए और कम से कम वेटेज दीजिए ताकि अच्छे से अच्छे व्यक्ति जो है वो अंदर आ सके। ये पूरी पॉलिसी की मुझे जो है वो थोड़ी सी ठीक बात नहीं लगी, क्योंकि अगर इंटरव्यू लोकल लेवल पे हो गए तो उसमें बहुत सारा जो है वो गड़बड़ी है होने की चांसेस रह सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू में पारदर्शिता लाने के लिए ये चीजें जो है यहाँ सरकार को बेसिक सुधार करने पड़ेंगे। और जहां तक मैं मान के चल रहा हूँ, राजस्थान सरकार जब इस नीति को लागू करेगी तो डेफिनेटली ये क्लोज हटा देगी। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस प्रावधान का पहले विरोध कर चुके हैं। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को इस जो है
इसके ऊपर बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लोज़ हमारे राजस्थान में रहने वाला नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए और आगे आपको 1-2 साल अच्छे से ढंग से मिलेंगे और उसमें आप आराम से अपना भाग्य जो है वो सेफ कर सकते हो, आज़मा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी बहुत सारे नवीन परिवर्तन जो हुए हैं, नव परिवर्तन जब भी होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। उसको एडप्टेशन में समस्या आती है। लेकिन जैसे-जैसे परिवर्तन के अंदर हम घुसते जाएँगे, वैसे-वैसे वो चीज़ें जो है वो अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी और उसमें ज़्यादा दिक्कत है वो आगामी वर्षों में नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो परिवर्तन हुए उसको स्वीकार कीजिए, इसका स्वागत कीजिए, इस नीति का अध्ययन कीजिए। इससे क्या होगा कि ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो यह नीति उन बच्चों के लिए है जो अभी स्कूल में प्रवेश होने हैं। अभी 2-3 वर्ष के बच्चे जो हुए हैं, आगे प्रवेश लेने वाले हैं, यह नीति उन बच्चों के लिए है। जो कॉलेज लेवल के चेंजेस हुए हैं, वह चेंजेस अभी 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए है। जो चेंजेस टीचर रिक्रूटमेंट में हुए हैं, वो चेंजेस आपके अभी जो 12वीं क्लास कर चुके हैं उनके लिए है। आप जो लोग सुन रहे हो, जो बीए बीएडी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए इन परिवर्तनों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग अगर लग जाते हो तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा, तो ये परिवर्तन आपके उस जगह काम आएंगे। भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी कुछ ऐसी बातें थी जो जाननी ज़रूरी थी। कुछ ऐसे भ्रम थे जो फैले हुए थे मार्केट में, उनको भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा ताकि किसी भी प्रकार का डाउट, कन्फ्यूज़न आपके मन मस्तिष्क में नहीं रहे, क्योंकि अगर डाउट रहता है तो आप जो है उस डाउट पे पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं इस पूरी बात को वापस संक्षिप्त में आपके सामने रखूँगा। आप उसको वापस ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ कि केंद्र सरकार की पॉलिसी को स्टेट गवर्नमेंट पूर्ण रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार उसमें चेंजेस करके लागू करती है। अब जहां तक इस शिक्षा नीति की बात है, यह शिक्षा नीति आप बिल्कुल आराम से मान के चलिए 2025-26 के आसपास लागू होगी। उसमें भी भारत सरकार जो है, राजस्थान सरकार जो है, अनुकूल चेंज करके ही लागू करेगी और इंटरव्यू वाले क्लॉज नहीं लागू होंगे राजस्थान में। आप बिल्कुल निश्चिंत होके लिखित परीक्षा, एक मिनट, प्रश्न किया किसी ने, लिखित परीक्षा होगी कि नहीं होगी? मैं आपके प्रश्नों पे अभी जस्ट आ रहा हूँ। तो जस्ट मैं आपके प्रश्न ही देखूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा अभी। पहले मैं मेरी बात पूरी फिनिश कर देता हूँ। तो राजस्थान सरकार हटा देगी। आपको 2 वैकेंसी ओल्ड पैटर्न पे 100% मिलेगी। ज्यादा मिल सकती है, 2 तो पक्की मिलेगी। तो आप निश्चिंत होके और जोर से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग जो है वो 2026-27 तक भी बेरोजगार रह जाओ और नई शिक्षा नीति को फेस करनी पड़े। कि जिस हिसाब से आप पैनिक हुए, मुझे लग रहा है हालत बहुत खराब है आप लोगों की। ऐसा होने की बहुत आवश्यकता नहीं है आपको। राजस्थान सरकार में ऐसा कुछ नहीं होना। जो व्यक्ति जेन्युइन है, जो व्यक्ति ढंग से पढ़ के आया है, जिसने बीएड ईमानदारी से की है, जिसने अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट तैयार किए, उस विद्यार्थी हमेशा फायदे में रहेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप जितनी बढ़िया तरीके से मेहनत करो उतना ही फायदे में रहोगे। आगे पूरा पाठ्यक्रम चेंज होने वाला है। 2-3 साल बाद एनसीईआरटी, एससीईआरटी ये सारे मिलके पूरा का पूरा सिलेबस चेंज करेंगे। उस सिलेबस को चेंज करने के बाद में पूरा, तो तो आप जो टीचर बनने वाले हो बदले हुए सिलेबस को पढ़ाओगे। तो आप लोगों को ये भ्रमित नहीं होना है कि आपकी ये पोस्ट जो भर्तियां हैं इसमें ये चेंजेस होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, भ्रम ये फैलाया गया कि आपकी एसटीसी बीएड खारिज हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये आपकी एसटीसी बीएड जो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं या आगे 1-2 साल में करने वाले हैं, ये आपकी तब तक चलेगी जब तक आप ओवरेज नहीं हो जाते या आप चयनित नहीं हो जाते। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का मन में शंका पालने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका हर स्तर पर वैलिड रहेगा। अच्छा, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो डाउट है आपके दिमाग में वो कि सर हमारे जो ये इंटरव्यू होगा कि नहीं, आप अभी ये इंटरव्यू वाले प्रावधान 2026 की सोचेंगे, अभी कुछ नहीं है। अभी आराम से आप पुरानी वैकेंसीज पैटर्न के अनुसार तैयारी करते रहिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, चाहे आप बोर्ड पढ़े चाहे आप एनसीईआरटी पढ़े। अब मैं आपके प्रश्न जो है वो लेना चाहूंगा और इन प्रश्नों के अंदर जो कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारी सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। राजेश योगी कह रहे लॉकडाउन चल रहा है, शरीर बनाओ भाई। मेरे को विद्यार्थी शरीर के कारण नहीं जानता है। मुझे ऐसी सलाह की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे को विद्यार्थी मेरे व्यवहार के कारण जानता है।
मेरे को विद्यार्थी मेरी बौद्धिकता के कारण जानता है, मेरे को विद्यार्थी ना शरीर के कारण जानता है, ना मुझे शरीर का कुछ उतना है। आपका आप अपना ख्याल रखिए और आपकी सलाह आप तक की। प्राइवेट कब कैसे होगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी है उनके और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के मानक समान कर दिए गए हैं। मतलब अब प्राइवेट स्कूल में भी टीचर का आपको लगना है तो वहां पर भी आपको टेट बीएड सब पूरे के पूरे सिस्टम जो है वो समान रूप से आपको झेलने पड़ेंगे। इसके अलावा सर 4 साल वाली बीए बीएड का स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकता है क्या? हाँ, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जिसने भी इंटीग्रेटेड बीएड कर लिया 4 साल का, तो 4 साल का जिसने बीएड किया है, वो बंदा वो स्टूडेंट जो है वो क्या 1 साल में एमए कर सकता है? अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है, क्योंकि अभी जो 4 साल वाले हैं, ये 4 साल वाले जब तक आएंगे तब तक शायद पॉलिसी लागू ना हो। अगर पॉलिसी लागू हो गई तो फिर वो 4 साल बीए बीएड वाले निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल वाला बीएड स्नातक माना जाता है और स्नातक के 1 साल का एमए होगा, फिर दिक्कत नहीं है। शिक्षा नीति कहाँ से पढ़े? थोड़े दिन वेट करो, जैसी अनुमति मिल जाएगी, हिंदी का ड्राफ्ट आ जाएगा, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से उसको पढ़िए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षक भर्ती में उससे संबंधित प्रश्न आएंगे आपके, जैसे मैंने कहा ना, परख है, मेंटरिंग है, ऐसे कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। बीएसटी वालों का क्या होगा? बीएसटी वालों का कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो चल रही है चलने दो, आगे सारी वैकेंसीज मिलेगी आपको, कोई समस्या नहीं। अभी 4 साल का कोर्स में बीए कैसे होगा? आराम से होगा, क्या दिक्कत है? जिसने कोई 3 साल का बीए करेगा, जिसको हायर एजुकेशन में जाना वो 4 साल का बीए करेगा, जो 4 साल का बीए करेगा उसको एमए के लिए 1 साल ही मिलेगा। हेडमास्टर एग्जाम ये अब आज की बातें नहीं है। सेकंड ग्रेड में आरटेट कंपलसरी होगी क्या? अब भी कुछ नहीं होगा, अभी पुराना पैटर्न नहीं लगेगा। आगामी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है वो पुराने पैटर्न से होगी। उसकी 2 वैकेंसीज के बाद में जो वैकेंसीज आएगी वो आपके नए पैटर्न से हो सकती है। सर एनटीए क्या है? एनटीए का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। राजेंद्र कह रहा है बहुत गलत है। सही है, 700 पेज की पॉलिसी, 5 साल खपे हैं वैज्ञानिक और वो शिक्षाविद, और उन्होंने पॉलिसी बनाई और उसको आपने 1 मिनट में कह दिया गलत है। और आप मुझे बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा उसमें है लिखा हुआ भी क्या है। प्रवीण कुमार सैन जालोर से कह रहे थे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा भ्रष्टाचार? अगर आप में क्षमता है तो आगामी 2 साल 2 वैकेंसीज मिल रही है, उसमें सिलेक्शन करके दिखा दो। भ्रष्टाचार का आप मौका ही मत दो। कोचिंग कब खुल रहे? सितंबर में खुल सकते हैं। कितना आसान है सरकार को दोष देना कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भाई जब आपको आपके सामने वैकेंसीज है 2-4 से आ रही है, उसमें सिलेक्शन करवा दो ना। आपको भ्रष्टाचार से आपको कोई वास्ता ही नहीं। फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हो? अब जब अपना सिलेक्शन नहीं होता है, हम पढ़ते नहीं है, फिर हम दोष देते हैं कि इसका ये हो गया उसका हो गया। इतना नेगेटिव मत बनिए। आप अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग हुए ही है ना। आपको क्या लग रहा है हम भ्रष्टाचार करके हुए? आपके सामने हम बैठे हैं और मेरे सारे ऐसे दोस्त हैं जो आराम से सिलेक्शन होके पढ़ाई कर करके आए। और बाकी रोंदू लोग रोने वाले रोते रहेंगे कि भाई भ्रष्टाचार होता है, वो तो फिर उनका कोई वो है नहीं, ऑप्शन नहीं है। इस साल 12 वालों के लिए कौन सी नीति लागू होगी? इस साल तो 12 वालों के लिए बीए तो वही रहेगा, ग्रेजुएशन वही रहेगा, लेकिन बीएड तक जब आओगे तब हो सकता है कि आपके लिए लागू हो जाए। एमए होल्डर की बीएड 1 साल वाली कब से लागू होगी? जब पॉलिसी लागू होगी। ये नीति, और जहां तक मैं मान रहा हूं कि ये एमए बीएड 1 साल, ये नीति करीबन करीबन 4 से 5 साल अभी और लगेंगे। रीट में अभी इंटरव्यू कुछ नहीं होने वाला। 2 साल 2 वैकेंसी आराम से आएगी। मस्त रहो आप बिल्कुल। ऑलमोस्ट सारी क्वारीज मैंने देख ली है कि मैंने बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी नेगेटिव लोगों का इलाज मेरे पास है नहीं। कुछ भी मैं कर लूं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेंगे। जिनको रोना है वो रोते रहेंगे। जिनको ये कहना है कि भ्रष्टाचार होगा, ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं ताकि बाद में फेल होंगे तब फटाक से कह देंगे
कि ये तो क्या भ्रष्टाचार हुआ था। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ये चिल्लाते रहोगे, लोग लगते रहेंगे, नौकरियाँ करते रहेंगे, आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ाई कर लो, ये बहाने बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज 2020 चल रहा है, 21 का रीट है, इसके अलावा और भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सारी वैकेंसीज आएगी। इसमें अगर सिलेक्शन नहीं होते हैं, उसके बाद भी आप फिर भी आप बैठे हो, वेट कर रहे हो कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि दोष मत दो किसी को, खुद को दोष दो, खुद की कमियां दूर करो, खुद को तैयार करो, सिलेक्शन हो जाएगा। एक लाइन है खाली इंटरव्यू की, बवाल मचा दिया आप लोगों ने। उसका वेटेज होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है, इंटरव्यू कौन लेगा ये भी पता नहीं है, राजस्थान सरकार इस नियम को लागू करेगी भी नहीं करेगी ये भी पता नहीं है। पूरी नीति को 1 मिनट में कह दिया खराब है। आपके जीवन में एक ही नीति आने वाली, वो आ गई। 9 लोग 5 साल मेहनत की तब जाके नीति बनी, और एक लाइन में हमने कह दिया कि नीति जो है वो खराब है। एक भाई रोने लग गया कि हमारा जवाब नहीं दिया। क्या जवाब भाई? पीटीटी एग्जाम 16 को होगा या नहीं होगा? इतना देखो, इतना टेंशन मत ले, 16 अगस्त को हो जाएगा पीटीटी का एग्जाम, बस मस्त पढ़ाई करिए। तो इतने नेगेटिव ना रहे आप, बढ़िया पढ़ाई करें। ये जितना भी नेगेटिविटी फैलाई गई है, ये आप फालतू के ये वाहियात वीडियो देखने से फैली है। 2-2 3-3 मिनट के वीडियोस आ गए मार्केट में, पता नहीं कितने फालतू के आर्टिकल देखने पढ़ने से हुई है। आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये बातें भविष्य में होने वाली है। मैं आपको जाते जाते स्पष्ट शब्दों में एक और बात कह दूं कि 2 वैकेंसी आपको ओल्ड पैटर्न से मिलेगी, उसके बाद भी जितनी भी वैकेंसीज आएगी उसमें आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, उसमें भी आपका सिलेक्शन रिटर्न से होगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूं। तो आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़िए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, और समय समय पर लाइव आकर मैं आपको ये सारी चीजें पुनः बताता रहूंगा कि किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी मैं आपका जो कंफ्यूजन दूर करता रहूंगा। भरोसा कीजिए, बिना स्रोत के या बिना अध्ययन के मैं बात नहीं रखता। मैं जो भी बात कर रहा हूँ बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, इसलिए आप इस नीति से मत डरिए। ये नीति उन बच्चों के लिए जो या तो स्कूल में अभी एडमिशन ले रहे हैं, ये नीति उन बच्चों के लिए जो बाद में 5-6 साल बाद कॉलेज में आने हैं, ये नीति उन लोगों के लिए जो शिक्षक बने हुए हैं और उनको अपने आप को चेंज करना है। ये नीति उस बेरोजगार के लिए नहीं है जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए 5-6 साल बाद में लागू होगी, उसमें भी कई क्लोज हट जाएगी। नीति है, लागू करने में कई साल लग जाते हैं। तो आप बिल्कुल 1968 के अंदर कोठारी साहब ने सुझाव दिए थे, नीति 1986 में जाके प्रॉपर लागू हुई थी। अब आप सोच लो कि 68 की बात 86 में लागू हुई है, कितने साल हो गए? 8 साल लग गए थे। तो आप इतने पैनिक ना होइए, आप ये मत सोचिए कि नीति आज की आज लागू होगी, आज की आज लागू नहीं होगी, इसको लागू होने में प्रॉपर समय चाहिए होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी चीजें जो है मेरी ध्यान से सुनना होगा आपने, इसका आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आगे भी हम इस नीति का अध्ययन कर रहे हैं, और भी कई नई क्लोज मिलेंगे, तो 2-4-5 दिन बाद वापस लाइव आकर सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि अब जो कुछ मैं समझ पाया था वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। तो जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि जो भी भर्ती की अभ्यर्थी है वो सारे के सारे अपनी उसी गति से तैयारी करते रहे, आपके इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस होने वाला नहीं, किसी भी प्रकार का चेंजेस होने वाला नहीं है। आगामी 2-3 वैकेंसीज आराम से मिल जाएगी, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इतने सारे कमेंट्स है इसमें। रीड कब तक होगी सर? मेरा जवाब भी दिया करो। आपका जवाब क्यों नहीं दूंगा? मैं कब से कह रहा हूं, मैंने तो रीड के ऊपर 50 आर्टिकल लिखे हैं, 20 बार मैं लाइव आया हूं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि रीड जो है जनवरी में फरवरी में पॉसिबल है, और जनवरी में पूरे चांसेस है। मैंने रीड का पहले ही आपको बोल दिया। सेकंड ग्रेड कब तक आ सकती है? सेकंड ग्रेड भी आ जाएगी, अभी ये ज्वाइनिंग होने के बाद में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आनी है। आरएस की वगैरह सारी वैकेंसीज 2021 में आएगी, सब सारी वैकेंसीज, और 2021 में आएगी, 2021-22 तक पूरी होगी, और सारी की सारी ओल्ड पैटर्न से होगी, किसी भी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपने अच्छे से सुनी होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी वापस लाइव आऊंगा, तो मैं लाइव आने वाला था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन ये शिक्षा नीति बीच में आ गई, इस वजह से नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आप सबने मुझे अच्छे से सुना, मेरे पे विश्वास किया और उम्मीद कर रहा हूँ कि यह जो है, ये लाइव आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा और आप बिना किसी फालतू के संशय के, भ्रम के अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।